भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना रूपी आत्मा है, उसकी मूल प्रहरी के रूप में नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान की आत्मा रूपी प्रस्तावना का जो मूल निहितार्थ था, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, उसका प्रतिफलन नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देता है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और लोक कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की रक्षा हो सके, या सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन को धरातल पर पहुंचाया जाता है। और इसके लिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के कर्तव्य के रूप में इसे पेश किया गया। राज्य के कर्तव्य के रूप में पेश किए जाने से कुछ आलोचनाएं भी हुई। कई संविधान समीक्षक मानते थे कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मौलिक अधिकार में होनी चाहिए, और इस संदर्भ में के.टी. शाह का कहना था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको बुनाने का काम बैंक पर ही छोड़ दिया गया है। यानी बैंक की मर्जी पर ही वो करेगा, यानी राज्य की मर्जी पर ही सामाजिक आर्थिक नीति का क्रियान्वयन होगा। लेकिन जी ऑस्टिन का मानना है कि नहीं, यह संविधान की आत्मा है। इट इज अ हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रावधान 1935 के अनुदेश प्रपत्र में भी था, जो आयरलैंड से प्रभावित था, और वर्तमान में आयरलैंड और भारत के अलावा कहीं भी नीति निर्देशक तत्व का इतना व्यापक वर्णन नहीं मिलता है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से 51 के अलावा भी कुछ जगह और है, उसकी हम चर्चा कर देते हैं। एक 335 आर्टिकल 335, इस आर्टिकल में कहा गया है कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि दक्षता को बनाए रखकर उनको उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराए। यहां पर यह राज्य के कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। दूसरा आर्टिकल 350A, इसमें वर्णन है मातृभाषा में शिक्षा का अल्पसंख्यक बच्चों के लिए। और आर्टिकल 351, इसमें का राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी जो राजभाषा है उसके प्रचार प्रसार में काम करेगा। यह अलग से नीति निर्देशक तत्व है। निश्चित नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, कोई भी न्यायालय से परिवर्तनीय नहीं कर सकता है। जैसा कि अनुच्छेद 37 में वर्णित है कि यह
न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होने के बावजूद शासन का मूल आधार है, यह मूलभूत सिद्धांत है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग हो सकता है और राज्य से यह अपेक्षा की जाती है, राज्य का यह कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएगा। और अगर संपूर्णता से देखेंगे तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है। मूल अधिकार एक नकारात्मक अवधारणा है और नीति निर्देशक तत्व एक सकारात्मक अवधारणा है। मूल अधिकार सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित होता है, यह व्यक्तिगत संरक्षण की बात करता है, लेकिन यहां नीति निर्देशक तत्व में समुदाय, समाज के उन्नयन और कल्याण की बात करता है। और वहां व्यक्ति होता है और यहां राज्य होता है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य और मूल अधिकार में व्यक्ति। और क्योंकि यह सकारात्मक अवधारणा है तो अगर यह लागू हो जाता है तो न तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, न इसको कम किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकार निलंबित भी किए जा सकते हैं और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। और अगर हम 36 और को अगर परिभाषित करेंगे, 36-37 को, 36 में तो मैंने कहा कि राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है और ये वही परिभाषा है जो मूल अधिकार में 12 की है। वहाँ था कि ये राज्य की एजेंसियाँ हैं जो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करेगा और उससे न्यायालय उसको संरक्षण प्रदान करेगा। यहाँ है कि ये इकाइयाँ जो है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के रास्ते को आगे बढ़ाएगा। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। 37 में मैंने कहा कि वही परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह सदिच्छा मात्र नहीं है, बल्कि यह शासन का एक आदेश, शासन के लिए एक सिर्फ कर्तव्य से जुड़ा स्वरूप नहीं है, बल्कि शासन की परीक्षा होती है। इससे एक तरफ इससे जन शिक्षण मिलता है, दूसरा शासन की परीक्षण होता है। किसी भी राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या शासन की या सरकार की सफलता और विफलता नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन से ही जांची जाती है। इसलिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। संविधान की व्याख्या में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायिक निर्णयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और 25वें संविधान संशोधन 1971 केशवानंद भारती बाद 1973 और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 39 बी और 39 सी यानी ख और ग जो 31 ग से जुड़ा हुआ है, कहा है कि इसको क्रियान्वित करने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी इसको क्रियान्वित करने के लिए लागू किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार पर भी इस पर रोक लग सकता है इससे।
अनुच्छेद 38 के बाद हम बाकी अनुच्छेदों को वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे। जो मैंने बताया, वर्गीकरण एक गांधीवादी आदर्श के अनुरूप, समाजवादी आदर्श के रूप और उदारवादी आदर्श के अनुरूप। अगर गौर करें तो राज्य के नीति निषेध तत्व में जो कुछ गांधीवादी आदर्श थे उसको समाहित किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है, जिसको आगे चल करके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 दिसंबर 1992 के तहत लागू किया गया, भाग 9 को जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर क्रियान्वित किया गया संवैधानिक रूप से। गांधी जी का था ग्रामीण स्वराज की भावना, और ग्रामीण स्वराज के तहत वो चाहते थे गांव में अगर कुटीर उद्योगों का विकास होगा तो कृषि के साथ अगर कुटीर उद्योग का विकास होगा तो वो आत्मनिर्भर होंगे और वो पलायन नहीं करेंगे, ग्राम आत्मनिर्भर होगा। तो अनुच्छेद 43 में वो व्यवस्था की गई, गांवों में कुटीर उद्योग के उन्नयन और विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल अनुच्छेद 46 दुर्बल लोगों के उन्नयन। गांधी जी ने अछूतोद्धार आंदोलन, हरिजन उद्धार आंदोलन और उसके कल्याण के लिए आज़ादी के दौरान काफ़ी काम किया था और उनकी इच्छा थी कि उन दुर्बल लोगों को सामाजिक सशक्तिकरण हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, तो इसके लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था किया जाए। तो लिखा गया अनुच्छेद 46 में दुर्बल लोगों के उन्नयन के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेगा। गांधी जी शराब के व्यसन को अच्छा नहीं मानते थे और आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी उन्होंने शराब पिकेटिंग को चलाया था और उनकी मांग के अनुरूप अनुच्छेद 47 में शराबबंदी को समाहित किया गया। इसमें है कि नशा मुक्त मादक द्रव्यों को छोड़ करके राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नशा मुक्त करे लोगों को। फिर गोवध पर रोक, इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 48 में करी गई है। गांधीवादी आदर्श है। फिर समाजवादी आदर्श में देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूर्ण करना, और उसके लिए आर्टिकल 39 में बहुत विस्तृत वर्णन है। जैसे आर्टिकल 39(1) में है कि राज्य स्त्री पुरुष को बराबरी से जीविका उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उसके बाद है कि राज्य भौतिक संसाधनों का इस तरह से नियंत्रण करेगा जिससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़े और समानता लागू हो। और 3 में वर्णन है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि धन एवं संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, यानी केंद्रीकरण न हो और विकेंद्रीकरण लागू हो। ये आर्टिकल 39 के संदर्भ में कहा जाता है। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये 4 में कहा गया है। ऐसा होता था कि स्त्री को कम पुरुष को ज़्यादा, तो उसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी समाजवादी आदर्श है। आर्टिकल 41 में कहा गया कि राज्य लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाएगा या और बेकारी, बीमारी, अशक्तता की स्थिति में राज्य उसको सहायता प्रदान करेगा। तो रोजगार के संदर्भ में मनरेगा आप जानते हैं, वो एक्ट है, वो प्रावधान किया गया है और बहुत सारे स्कीम हैं जो बेकारी, बीमारी, अशक्तता
जैसे मान लो विकलांगों के लिए सहायता योजना, मातृत्व लाभ योजना, वृद्धावस्था लाभ योजना, ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं। आर्टिकल 42 में है कि जो कर्मकार होंगे उनके लिए मानवोचित दशा दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो प्रसूति लाभ है वो उसी से जुड़ा हुआ है, प्रसूति लाभ। और इसी के तहत पहले 12 सप्ताह था, अब 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ जो प्रसूति लाभ मिलता है, 26 सप्ताह का, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 43 में है कि निर्वाह मजदूरी श्रमिकों को मिलनी चाहिए। और 43 क में जो लगा कि प्रबंधन में कर्मकार को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 47 में है पोषण एवं जीवन स्तर के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये सब समाजवादी आदर्श हैं जिसको राज्य समय समय पर क्रियान्वित करती है, उसको हम बाद में देखेंगे क्रियान्वित संबंधित। उदारवादी आदर्श में है आर्टिकल 44, ये समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करना, ये उदारवादी आदर्श है। आर्टिकल 48 में वर्णन है कि कृषि एवं पशुपालन के उन्नयन के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, तकनीकी में सुधार किया जाएगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात की गई है। यह भी उदारवादी आदर्श है। और 48 को जोड़ा गया, उसमें भी कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की बात करें, ये भी उदारवादी आदर्श है। आर्टिकल 49 में जो है राष्ट्रीय स्मारक प्रतीक चिन्हों के संरक्षण की चर्चा की गई है, ये भी उदारवादी आदर्श है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण के सिद्धांत को रखा गया है, जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है, ये भी उदारवादी आदर्श है। और आर्टिकल 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा की गई है, वैदेशिक नीति की चर्चा की गई है, ये उदारवादी आदर्श से प्रभावित है। तो इसको आप परीक्षा में अलग अलग आदर्श से भी पूछा जाता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नीति निर्देश तत्व में नहीं है, फिर भी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की तरह है। जैसे आर्टिकल 335 में वर्णन है कि SC ST के अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता हो तो राज्य उसकी दक्षता का ख्याल रखते हुए उसके लिए राज्य कर्तव्य उसके लिए विशेष प्रबंध करे। दूसरा आर्टिकल 350A ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 351 इसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास करेगा।